हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने बुक लेकर के आई हूँ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इसकी समरी यानी अमीर लोगों से सीखें, हम इसको कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, बेबीलोन एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर रहा है जिसके ऊपर हमारा जो अलेक्जेंडर थे, सिकंदर थे, इन्होंने अपना युद्ध करके जीत हासिल की और अपना कब्ज़ा किया था। वही बेबीलोन है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इसके बारे में ये बुक है। क्या है इस बुक के अंदर, क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों, प्यारे मित्रों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जो हमारी बुक है, अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर लोगों से सीखना होगा। ये जो बुक है ये इसी के बारे में आपको बताएगी। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज एस क्लासन ने लिखी है। लेखक एक रिटायर्ड सोल्जर था जो बाद में एक बिजनेसमैन बन गया। उनकी एक बुक फाइनेंशियल एडवाइस पर सबसे फेमस स्टोरी है। इस बुक के आइडियाज़ सच में काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और आज की प्रेजेंट लाइफ में उतने ही काम के हैं। इसमें एंशिएंट बेबीलोन के बारे में एक स्टोरी है। स्टोरी का मेन थीम है मनी मैनेजमेंट के 7 बेसिक प्रिंसिपल। उन्हें इस तरीके से समझाना ताकि ये ईजिली सबकी समझ में आ सके। जैसे जो हमारा पहला है वो है कि एक बेटर फ्यूचर के लिए अपनी टोटल अर्निंग का कम से कम 10% किसी इन्वेस्टमेंट फंड में सेव कर दें। जो 90% आपके पास बचता है उसमें गुजारा करें और हो सके तो उसमें से भी कुछ सेविंग कर लें। थर्ड है, आपके पास जो भी कैपिटल है उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहे और आपकी सेफ स्टडी इनकम होती रहे। फोर्थ है, उन्हीं जगहों पर इन्वेस्ट करें जिनकी आपको अच्छी नॉलेज हो, या फिर इस मामले में उन लोगों की हेल्प लें जिन्हें इन्वेस्टमेंट का बेटर एक्सपीरियंस हो। फिफ्थ है, खुद का घर लें जिससे हर महीने रेंट के पैसे सेव हो सकें। सिक्स्थ है, रियलिस्ट इंश्योरेंस प्रोग्राम लें। और सेवेंथ है, पैसे कमाने के एक से ज़्यादा तरीके ढूंढें जिससे आपकी इनकम इंक्रीज़ हो। ये 7 बेसिक प्रिंसिपल्स मनी मैनेजमेंट के इस बुक के अंदर बताए गए हैं, लेकिन इनको समझाया किस तरीके से गया है, इतना इजीली समझाया गया है कि वो सभी के, चाहे वो लेडी हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सबके समझ में आ सके और सबके सब उसे ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आइए समझते हैं ये बेसिक प्रिंसिपल्स। पहला चैप्टर जो है वो है बेबीलोन का ऐतिहासिक स्केच। ये चैप्टर बंसर की स्टोरी से शुरू होता है जो बेबीलोन का रहने वाला था। एक दिन वो एक दीवार पर बैठा अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कॉबी उसके पास आया जिसे बंसर ने कुछ पैसे उधार चाहिए थे। बंसर और कॉबी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बंसर के पास कॉबी को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने उसे मना कर दिया। इनफैक्ट वो खुद पैसे की तंगी से गुजर रहा था। कॉबी ये सुनकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ और दोनों पैसे की प्रॉब्लम पर डिस्कशन करने लगे। दोनों को रियलाइज़ हुआ कि शायद आगे चलकर उनके बेटे भी ज़िंदगी भर गरीब ही रहेंगे, क्योंकि वे भी उन्हीं के फुटस्टेप्स पर चल रहे थे। जब उनकी डिस्कशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंची तो दोनों ने फील किया कि उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढने होंगे। वे दोनों अपने अपने हालात का रोना रो रहे थे कि तभी उन्हें अपने दोस्त अकरद की याद आई, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। दोनों ने डिसाइड किया कि चलकर अपने दोस्त की मदद ली जाए। दोनों उसके पास गए और उसे अपनी प्रॉब्लम बताई तो अकरद ने उन्हें लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताया। हालांकि हर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और कुछ चीज़ें पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती, पर ये बात भी सच है कि इस दुनिया में पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता है। और इस पर्सपेक्टिव को लेकर ही लोग अमीरी को एक स्कोर कार्ड की तरह लेते हैं। सक्सेस भी पैसे से ही रिप्रेजेंट होती है,
क्योंकि ये पैसे से इंसान जो चाहे वो चीज़ कर सकता है। पास में अच्छा खासा पैसा होने से इंसान अपने लिए हर तरह की खुशी और इन्जॉयमेंट खरीद सकता है। अलग अलग लोगों की ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं, जिसके चलते अक्सर लोगों को कैश की दिक्कत रहती है और कई बार वे अपने बिल्स भी टाइम पर नहीं भर पाते। पैसे की इतनी ज़्यादा तंगी के चलते ही कई बार लोग समझते हैं कि शायद पैसा उनके पास आना ही नहीं चाहता, पर ये बात नहीं है। सच तो ये है कि पैसा बहुत है, मगर उनके लिए जो दौलत इकट्ठा करने के लॉ जानते हैं। अगर आप भी अच्छा खासा पैसा जोड़ना चाहते हैं तो बेटर होगा कि कम खर्चा करना सीख लें। पास्ट के दुखों पर पछताने के बजाय पैसा और टाइम दोनों सोच समझ कर ही खर्च करें, और साथ ही लॉज ऑफ एग्जीक्यूशन यानी मनी पर फोकस करना आपके लिए एक बेनिफिट माइंडसेट होगा। हम ये सदियों से देखते आए हैं कि कुछ लोगों के पास हमेशा दूसरों से ज़्यादा पैसा होता है। कई लोग इसे गुड लक समझते हैं, या फिर हो सकता है कि उन्हें कंजूसी करके इतनी दौलत जोड़ी हो। खैर, जो भी हो, मगर जो इसे सिर्फ गुड लक समझते हैं उनके लिए लाइफ में अमीर बनने के उतने ही चांस हैं जितने कि कभी कोई जैकपॉट लगने के। और जो लोग हार्ड वर्क पर डिपेंड रहते हैं और घंटों काम करते रहते हैं, उनके अमीर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। ये एक सिंपल सी अप्रोच है कि पैसा सेविंग से इकट्ठा किया जा सकता है, और कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने से आप अपना पैसा दोगुना तिगुना कर सकते हैं। हमें बस इन रूल्स पर चलना होगा और थोड़ा एफर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जब बंसीर और कॉबी अकरद से मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कैसे है कि तुम अमीर हो। वो भी उनके जैसा ही था, उसने भी उतनी ही पढ़ाई की थी और वो भी उन्हीं की तरह ही गरीब था। उन दोनों ने शायद अकरद से ज़्यादा ही मेहनत की होगी, पर फिर भी अकरद ज़्यादा पैसे वाला था। इस सवाल के जवाब में अकरद ने बताया कि एक बार उसने एक बहुत अमीर आदमी अलगामिश के यहाँ नौकरी की थी। बदले में उसने उस अमीर आदमी से उसकी दौलत का राज पूछा, तो उस आदमी ने उसे लॉज ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया, जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे। अकरद ने भी वही लॉज फॉलो करने शुरू किए और देखते ही देखते वो भी अमीर बन गया। पैसे के बारे में अकरद ने जो सीखा था वो बसीर और कोबी को भी बताया। मनी सेविंग का फर्स्ट और सबसे ज़रूरी बेसिक तरीका ये है कि अपनी अर्निंग का 10% अलग रख दें, और जो 90% बचता है उसमें अपने खर्चे पूरे करने की कोशिश करें। और अगर आप इस बचे हुए 90% से भी बचा सके तो और भी बढ़िया। खूब सारा पैसा जमा करना है तो 2 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे। पहला तो है टाइम और दूसरा स्टडी। जब हम टाइम की बात करते हैं तो ये सबके पास होता है, मगर मुसीबत तो ये है कि कुछ लोग और भी गरीब बनने के लिए इस टाइम का यूज़ करते हैं। वे खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज कर लेते हैं कि मनी मेकिंग लॉ के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। जब आप खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज़ में बिज़ी करते हैं तो आपका टाइम तो पास हो जाता है, मगर इससे दौलत इकट्ठा नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर जब स्टडी और रिसर्च की बात आती है तो ऐसे 2 टाइप के लेसन्स हैं जो उनके काम आ सकते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। पहली तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में है, और दूसरी ये कि इसे कैसे ढूंढे, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता है नहीं। ये दोनों टाइप की लर्निंग वैल्यूएबल भी हैं और यूज़फुल भी। नीचे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पैसा बनाने के लिए बड़े काम की चीज़ें हैं। जो भी आप कमाएं उससे कम में गुजारा करने की आदत डालें। जब लोग मंथ एंड में आराम से अपने सारे बिल भरते हैं तब जाकर उन्हें अमीर और वेल्दी होने की फीलिंग आती है। लेकिन अमीर होने का मतलब सिर्फ बिल्स भरना या चीज़ें खरीदना नहीं होता, बल्कि इसका असली मतलब है आप सबसे पहले खुद को पे करते हैं। हर मंथ आप जब बाकी बिल्स भर सकते हैं तो पहले खुद के लिए पे क्यों नहीं कर सकते। अपनी अर्निंग का 10% खुद को पे करना आपके फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। एक्चुअल में ये पैसे जोड़ने का बड़ा बेनिफिशियल तरीका है। लाइफ में असली चेंज तो तब आएगा जब हर मंथ के शुरू में आप सबसे पहले खुद के लिए पे करेंगे, यानी आप खुद के लिए कुछ पैसा निकालेंगे। अगर आप ये कर सके
तो डेफिनेटली बाकी के पैसे से आप पूरा मंथ निकालना सीख लेंगे और बदले में आपकी कैपिटल रिजर्व धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमेशा उनकी एडवाइस लें जो इस मामले में बेस्ट हैं। अब जैसे कि मान लो आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना कि प्लम्बर के। सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर आपको किसी चीज़ में एडवाइस चाहिए तो जो लोग उसमें एक्सपर्ट हैं आपको उनके पास जाना चाहिए। आखिर एक एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है। जब आप अपने लिए कैपिटल बिल्ड करना शुरू करें तो ये स्टार्टिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करें, मगर साथ ही ये भी इंश्योर कर लें कि आपका पैसा सेफ जगह में जाए। बिना जांच पड़ताल के एक पैसा भी इन्वेस्ट ना करें, वरना आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टमेंट जेन्युइन नहीं होती, इसलिए आपको इस मामले में केयरफुल होने की बहुत ज़रूरत है। अब राइटर ने आपको इसके अंदर इतनी सारी बातें बताई हैं। आप बता रहे कि आपके पर्स को हमेशा भरा हुआ रखने के लिए 7 सीक्रेट्स क्या क्या हैं। पहला है, सबसे पहले ये सीखना होगा कि आपका पर्स हमेशा भरा हुआ कैसे रहे। आपको बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है। जैसे अगर आप अपने पर्स में 10 कॉइन्स डालते हैं तो आपने कमाए हैं उनमें से सिर्फ 9 कॉइन स्पेंड करें, बाकी बचा हुआ 1 कॉइन सेव कर लें। ये वाला रूल फॉलो करते ही आपका बैग तेज़ी से भरने लगेगा और जल्दी ही आप अपने 9 कॉइन को मैनेज करना सीख जाएंगे। सेकंड, आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। नॉर्मली ये माना जाता है कि जैसे इनकम हो वैसा खर्चा लोग कर ही देते हैं, लेकिन ये एकदम गलत बात है, क्योंकि मनी मेकिंग लॉ के खिलाफ है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो भी आपको अपने खर्चे कम करने होंगे। अपने डिज़ायर्स को नीड से कंफ्यूज ना करें। अपने मनी रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम को किसी इन्वेस्टमेंट टूल में लगाएं। थर्ड है, थोड़ा बहुत गोल्ड तो हर कोई खरीदता है, इसलिए ट्राई करें कि आप अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करें, जिससे आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो जाएगा। फिर इसे आप लोन्स या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। फोर्थ, किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड लॉस से अपनी जमा पूंजी को प्रोटेक्ट करके रखें। गोल्ड या दूसरे इन्वेस्टमेंट को केयरफुली प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। रातों रात करोड़पति बनने के सपने ना देखो, वरना हो सकता है कि आप अपना खजाना भी खो बैठें। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले 2 बार सोच लें और एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें। फिफ्थ है, अपनी प्रॉपर्टी को अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा मकान या ज़मीन है तो उसे रेंट पर लगा दें, जिससे हर महीने आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और फिर उस पैसे को आप रिज़र्व कर सकते हैं या फिर आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ है, हर किसी को प्लान बना के फ्यूचर इनकम के लिए कोई काम करना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी होता ही है। शॉर्ट में बोले तो आपको अपने बच्चों, पेरेंट्स या अपनी ओल्ड एज के लिए किसी भी तरह की फ्यूचर इनकम का अरेंजमेंट करना होगा। इसके लिए मकान या लैंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। सेवेंथ है, लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये कि खुद को इम्प्रूव करें, अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। जितना ज़्यादा कैपेबल आप होंगे उतनी ही बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी और आपकी अर्निंग होती रहेगी। जो लोग सही अपॉर्चुनिटी को एक्सपेक्ट करते हैं, गुड लक भी उन्हीं का दरवाज़ा खटखटाती है। गुड लक एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपने लिए चाहता है। हमें अपनी लाइफ में, बिजनेस में या किसी भी काम में गुड लक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि गुड लक भगवान की दी हुई चीज़ होती है। लेकिन असल में गुड लक और कुछ नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें लाइफ में मिलती हैं, जिससे हम अपना टाइम और लक दोनों ही बदल सकते हैं। अब भला ऐसा कौन होगा जिसे अपने बिजनेस या करियर में गुड लक नहीं चाहिए? मगर बदकिस्मती से बहुत से लोग अपनी टाल मटोल करने की आदत के चलते लाइफ में मिली अपॉर्चुनिटीज़ का फुल एडवांटेज नहीं ले पाते। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलें, हमें उसका पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। इंसान में इतनी एबिलिटी हो कि वो किसी भी तरह के बिजनेस प्रपोजल को समझ सके,
गुड लक को अट्रैक्ट करने का ये एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव तरीका है जो खाली हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो बेहतर है। कुछ लोग इंतज़ार करते रहते हैं जैसे हर चीज़ सिल्वर प्लेट में उनके सामने आ जाएगी, मगर ऐसा तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपको अपना गुड लक खुद क्रिएट करना पड़ेगा और ये एक मेहनत का काम होगा। यहाँ गोल्ड के 5 लॉज भी बताए गए हैं जो कुछ इस तरह हैं। पहला, जो इंसान अपनी इनकम का 1/10 सेव करता है वो अपने और फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए आराम से गोल्ड जमा कर सकता है। सेकंड, जो लोग गोल्ड को प्रोडक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ये उनको बड़ी जल्दी और डिलीजेंट तरीके से प्रॉफिट दिलाता है। थर्ड है, इंटेलिजेंट लोग जो इसे सही ढंग से सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं उनके पास ही गोल्ड रहता है। फोर्थ, जो लोग गलत तरीके से गोल्ड को बेवजह कहीं भी इन्वेस्ट कर लेते हैं उन्हें गोल्ड से कोई प्रॉफिट नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है। फिफ्थ है, गोल्ड ग्रीडी लोगों से दूर भागता है जो इसे ऐसे प्रॉफिट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं जो एक तरह से इम्पॉसिबल ही होते हैं। साथ ही जो इसका चैप्टर 7 है इस बुक का, उसके अंदर आपको द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट ट्रैक पर मूव हो जाती है। ये स्टोरी एक स्पीकर मेयर की है जिसे राजा से 50 पीस गोल्ड गिफ्ट मिलता है। उसे बढ़िया क्वालिटी के स्पीयर्स बनाने होते हैं, तो स्पीयर मेकर रोदान एक मनी लैंडर के पास जाता है जिसका नाम था मथॉन। रोदान मथॉन से मॉनिटरी एडवाइस लेना चाहता था क्योंकि उसे इस बारे में कोई ख़ास आइडिया नहीं था, और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसकी बड़ी बहन अपने हस्बैंड अरमान के लिए कुछ पैसे चाहती थी जिससे कि वो एक मर्चेंट बन सके। रोदान की बात सुनकर माथोन उससे कहता है कि वो उसे 2 डिफरेंट स्टोरी सुनाएगा जिसे सुनकर शायद वो कोई बेटर डिसीजन ले सके। अपने फ्रेंड की हेल्प करना कॉमन बात है, लेकिन अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से करें कि वो आपके दोस्तों को कोई एहसान ना लगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए माथॉन एक फार्मर की स्टोरी सुनाता है जिसे एनिमल्स की लैंग्वेज आती थी। एक दिन शाम के वक्त वो फार्मर अपने स्टेबल के सामने से गुजर रहा था तो उसने बैल को गधे से बोलते हुए सुना कि मेरा काम तुमसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मुझे पूरा खेत जोतना होता है जबकि तुम सिर्फ फार्मर को अपनी सवारी कराते हो। बैल की बात सुनकर गधे ने कहा कि तुम कल बीमार होने का नाटक करना, फिर तुम्हारा काम मैं कर लूँगा। दूसरे दिन प्लान के हिसाब से बैल बीमार हो गया तो फार्मर ने उसके बदले गधे को खेत जोतने के काम में लगा दिया। शाम को बैल ने गधे का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी इतनी मदद की और उसे रेस्ट करने का मौका दिया। ये बैल और गधे की ट्रू फ्रेंडशिप की स्टोरी थी जो माथॉन ने रादोन को सुनाई। अब दूसरी स्टोरी इस तरह है। एक बार माथॉन ने रोदान से पूछा कि क्या इसे ट्रू सेंस में लोन माना जाएगा अगर लोन लेने वाला इंसान उसे रिपे न कर सके तो। मोथान ने खुद ही अपने सवाल का जवाब ही दे दिया। उसने कहा कि 3 टाइप के बोरोवर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप के वो जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोन लेते हैं। सेकंड टाइप के वो जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोन बोरो करते हैं और रिटर्न भी आराम से कर देते हैं। और थर्ड टाइप के वो होते हैं जिनके पास ना ही कोई प्रॉपर्टी होती है ना ही किसी तरह की पक्की इनकम का सोर्स। ये लोग लोन तो ले लेते हैं मगर कभी रिटर्न नहीं कर पाते। तो इन थर्ड टाइप के लोगों को कभी लोन नहीं देना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ और शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, जैसे कि एक औरत थी जिसने अपने बेटे को मर्चेंट बनाने के लिए पैसे उधार लिए थे। उसने अपने गहने गिरवी रखने के लिए दिए तो माथॉन उसे मना नहीं कर पाया। माथॉन को ये आइडिया पसंद आया कि पैसे के बदले रियल सिक्योरिटी यानी गोल्ड गिरवी रखा जा रहा है जिससे उधार देने वाला भी घाटे में ना रहे। बेसिकली ये एक वाइज पर्पस था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, मगर किसी को उधार देने से पहले ये श्योर कर लेना कि लोन लेने वाला आपके पैसे लौटा पाएगा भी या नहीं। अगर आपके पैसे फंस गए तो इससे आपका बड़ा लॉस होगा। इसलिए बेटर होगा थोड़ा अलर्ट रहा जाए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। हमेशा अपनी सिक्योरिटी का ध्यान पहले रखें।
इन दोनों स्टोरीज से हमें पहली सीख ये मिली कि दूसरों का बोझा अपने सिर ना ढोएं, और दूसरी सीख ये कि अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए लोन पर पैसे देना एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन पॉइंटलेस प्लेजर यानी बेमतलब के लिए पैसे उधार देने से आपका लॉस भी हो सकता है। इसका अगले चैप्टर के अंदर जो हमारे राइटर हैं उन्होंने बताया है कि एक इंसान की नीड्स और प्रोटेक्शन की डिज़ायर का एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है। इस चैप्टर में एक सोल्जर की स्टोरी है जो बेबीलोन के गेट्स का गार्ड था। अपनी 160 फीट हाइट की वजह से बेबीलोन की वॉल्स बहुत पॉपुलर थी। एक बार एक एनिमी ने बेबीलोन पर अटैक कर दिया। 4 हफ्तों तक लड़ाई चलती रही, मगर फिर दीवार की हाइट और थिकनेस की वजह से दुश्मन ने हार मान ली और पीछे हट गया। इस स्टोरी से जो हमें सीख मिली वो ये कि हम चाहें तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी से खुद को गार्ड कर सकते हैं, बस खुद को शांत रखने की ज़रूरत है। साथ ही अगले चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि एक भूखे आदमी के बारे में जो 2 दिनों से भूखा था, इसलिए उसने 2 फिग्स चुरा कर खा लिए और इससे पहले वो पकड़ा जाए वो भाग गया। तब उस भूखे आदमी को, जिसका नाम तारकद था, एक दबासिर नाम का आदमी टकराया। दबासिर कभी सीरिया में स्लेव हुआ करता था। किसी ज़माने में वो अपने फादर के साथ उनके सेडल मेकिंग बिजनेस में हाथ बटाता था, मगर अपनी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल की वजह से उसने सारा पैसा उड़ा डाला। उसके सिर पर उधारी चढ़ गई और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। दबासिर तारकद को एक ढाबे में लेकर गया और उसको खाना पीना खिलाया। उसने तारकद को अपनी लाइफ की ट्रेजिक स्टोरी बताई कि कैसे वो सीरिया में गुलामी की ज़िंदगी जी रहा था और वहाँ से किसी तरह बचकर भाग गया। फिर उसे एक नया मास्टर मिला जिसने उसे अपनी बीवियों के हरम की देखभाल के लिए गार्ड की नौकरी दे दी। किस्मत से उसके मास्टर की सबसे बड़ी वाइफ ने कहा कि उनके पास पहले से ही बहुत से गार्ड हैं, इसलिए तारकद को कैमल की देखभाल के लिए काम में लगा दो। और इस तरह सब कुछ लुटा कर गरीबी की मार झेल रहे एक इंसान को फिर से अच्छी लाइफ जीने का मौका मिला और वो अब हर तरह से आज़ाद था। इस स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ डिटर्मिनेशन होता है वहाँ कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। अगला चैप्टर इसका 10th, उसके अंदर बताया गया है 5 टैबलेट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर। हर टैबलेट में दबासिर की स्टोरी और भी डिटेल्स में दी गई है। इसमें बताया गया है कि दबासिर ने कैसे अपने सारे कर्जे उतारे और अपनी लाइफ के साथ एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जीने लगा। टैबलेट नंबर 1 में दबासिर ने कैपिटल मेकिंग लॉ को फॉलो किया और अपनी सैलरी का 1/10 हर महीने बचाया। जब वो बेबीलोन वापस आया तो उसकी बीवी भी उसके पास लौट आई और दोनों खुशी से रहने लगे। दबासिर अपनी अर्निंग के 7/10 से अपने सारे बिल भर देता, फिर बचे हुए पैसे से पूरा मंथ निकाल लेते। जो बाकी के बचे 2/10 से क्रेडिटर्स के कर्जे चुका देते। दूसरे टैबलेट में वो अपने 2/10% मनी को स्प्लिट करता था। फिर जो क्रेडिटर्स थे उनकी लिस्ट बनाकर देखता कि उसे कितनों को पैसे देने हैं या कितने लोगों को उसका पैसा चुकाना है। तीसरे टैबलेट में दबासिर ने एक्सपेक्ट किया कि जब वो बेबीलोन में था तब उसने बड़ी बेवकूफ़ी भरे काम किए थे। उसके कुछ क्रेडिटर्स उसकी हरकतों के लिए उसे कोसते रहते थे, कुछ उसे पैसा लौटाने के लिए धमकाते थे, कुछ रिक्वेस्ट भी करते थे कि वो उनका पैसा दे दे। मगर इस बार दबासिर ने पक्का इरादा किया कि वो सबकी पाई पाई चुका देगा। चौथे टैबलेट में दबासिर ने क्लेम किया कि वो और उसकी वाइफ अब खुशी से एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जी रहे हैं। जो मनी मेकिंग लॉ उसने अपनी लाइफ में अप्लाई किया उससे उसकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आ गई और अब वो एक स्लेव नहीं रहा बल्कि एक रिस्पेक्टेड आदमी बन गया। 5th टैबलेट में दबासिर कह रहा है कि अब 12 महीने हो गए और उसने अपने सारे कर्जे उतार दिए। अपनी अर्निंग का 2/10 स्प्लिट करके दबासिर ने अपने सारे क्रेडिटर्स को बराबर पैसे देकर सारा कर्जा उतार दिया था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है शर्रूनाडा, जो बेबीलोन का मर्चेंट प्रिंस था। वो भी कभी स्लेव हुआ करता था। उसने अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज शेयर की और ये भी बताया कि कैसे उसकी सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिला। अब उसके पास इतना पैसा था कि वो अपनी फ्रीडम खरीद सकता था।
हालांकि वो आज एक मर्चेंट बन गया था, मगर कभी ऐसा भी दिन था कि उसे यकीन नहीं था कि वो अपने मास्टर की नौकरी छोड़ भी पाएगा या नहीं। सच बात ये है कि काम ही दौलत की चाबी होती है, इसलिए उसने बहुत हार्ड वर्क किया और एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया। बेबीलोन एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है कि कैसे लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और वेल्दी बन सकते हैं। बेबीलोन सिटी एक ड्राई और फ्लैट वैली में है, जहाँ खेती करने लायक भी बारिश नहीं होती। इस सिटी में कोई फॉरेस्ट एरिया भी नहीं है, फिर भी लोग यहाँ रहते हैं और उन्हें ग्रेट सक्सेस अचीव की है। बेबीलोन की सारी वेल्थ और अमीरी मैन मेड है। तो याद रखें, जो भी गोल्ड और मनी आपने हर मंथ की सेविंग से बचाया है, एक दिन आपके लिए काम करेगा, जैसे कोई स्लेव करता है। और पैसे से ही आप और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आपको जानना है कि अपनी अर्निंग कैसे सेव करें। इसके लिए आपको लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग मेंटेन करना है। हर मंथ की स्टार्टिंग से ही अपनी अर्निंग का 10% सेव करना शुरू करें। हमेशा हार्ड वर्क में बिलीव करें और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए डिफरेंट तरीके ढूंढें। अपनी कैपेबिलिटी और क्वालिटी इंक्रीज़ करते रहें। शॉर्टकट ना ही अपनाएं तो बेटर होगा। याद रखें, जो आराम से हाथ लगता है उतनी ही आसानी से चला भी जाता है। इसलिए हार्ड वर्क का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। जो भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले लपक लें। अपना पैसा सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट करें और हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस लेना ना भूलें। तो आपको आज का हमारा यह ऑडियो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।